तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एटम, है ना। एटम की यदि बात करें तो ग्रीक वर्ड में एटम का मतलब है कोई भी चीज जो इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? किसी मैटर का, तो दैट इज एटम। तो बहुत सारी स्टडीज करी गई फॉर फाइंडिंग द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, या अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, या मैं ये कहूं कि फॉर फाइंडिंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, लेकिन जो मेन थ्योरी जो प्रपोज करी गई वो डाल्टन ने प्रपोज करी 1819। ठीक है, तो उसने फाइंड आउट किया कि भाई एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ठीक है, और एटम्स को माना गया कि दे आर स्ट्रक्चरलेस, ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं, एंड दे आर हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स, ये हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक, उसके आगे फिर एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टडीज हुई और वहां पे पाया गया कि भाई एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इट इज नॉट इंडिविजिबल, अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें पाया गया एटम्स को डिवाइड किया है, तो किस में डिवाइड किया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। तो इसके बाद जो है इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को जो है माना गया है कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड टुगेदर दे फॉर्म एटम्स। ओके, तो हमारा जो फिर उसके बाद जो स्टडीज आई बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और डिस्कवरी आई कैथोड रेज की, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया। तो एक माइन्यूट सी बात करें तो एटम से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया ये थॉमसन ने किया। उसने क्या किया कि उसने एक ग्लास ट्यूब ली। ठीक है, तो एक ग्लास ट्यूब ली विच वॉज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, फिटेड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स से थी, एंड दिस इलेक्ट्रोड्स वेर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, उसने ये इलेक्ट्रोड्स कौन से थे? कैथोड और एनोड। और यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग दी गई थी। इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द गैस वॉज प्रेजेंट एट ठीक है, और ये जो है हमारी हार्ड ग्लास ट्यूब है या डिस्चार्ज ट्यूब है। अब क्या हुआ कि थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ही यूज द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विच वॉज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, fitted with 2 electrodes connected to a high source of battery, and in between the electrode there was a gas which we have to study। ठीक है, और एनोड की तरफ उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। फिर क्या हुआ कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन फाइंड की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि व्हेन द गैस वाज प्रेजेंट एट अ नॉर्मल प्रेशर, जब आपकी गैस जो है नॉर्मल प्रेशर पे प्रेजेंट है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, गैस आपकी नॉर्मल प्रेशर पे है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, द गैस वाज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैस कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, और यहां पे जो है फिर एक दिस डिस्चार्ज ट्यूब वाज कनेक्टेड टू अ साइड ट्यूब। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इट वाज मेंटेनिंग द pressure of the gas।
inside the tube. Second observation ये था कि when the pressure of the gas decreases up to 10 raised to power minus 2 atm, तो gas starts conducting the electricity. ठीक है, अब गैस का प्रेशर वो कैसे रिड्यूस करेगा? बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप. ठीक है, तो उसने ये फाइंड आउट किया दूसरे ऑब्जर्वेशन में कि जब गैस का प्रेशर आपने 10 टू द पावर माइनस 2 atm तक रिड्यूस किया, तो गैस ने क्या किया? जब आपने वो करंट अप्लाई किया, ठीक है, तो गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड ये था कि यदि प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूसेस फर्दर अप टू 10 टू द पावर माइनस 4 atm, तो इट स्टॉप्स, ठीक है, कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. और उसके बाद क्या होता है कि जब 10 टू द पावर माइनस 4 atm पे करंट का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद जो है एनोड साइड पे उसने देखा कि भाई कुछ ग्रीनिश टाइप की जो है ग्लो दिख रहा था. ग्रीनिश कलर ग्लो कर रहा था एनोड साइड, ठीक है, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द जिंक सल्फाइड कोटिंग. तो उसने कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई ये ग्रीनिश कलर क्यों शो कर रहा है? ये इसलिए शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स ऑन द ग्लास, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं यहां ग्लास पे, डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ये बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो किस साइड से आ रहे होंगे? कैथोड साइड से, है ना. और उन पार्टिकल्स को उसने रेज बोला, तो मतलब these rays were emitting from the cathode side and were bombarding on the anode side, तो उसको इसने कैथोड रेस का नाम दिया. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए कैथोड रेस के. ठीक, अब आया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस. तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की स्टडी करी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कैथोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कैथोड रे की ये हुई कि यदि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आप रख देते तो कैथोड रेज के कारण यहां पे एक शैडो दिखने लगती है आपको. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी ये क्या थी कि दे हैव डुअल नेचर. कैथोड रेज हैव डुअल नेचर. दैट इज वेव और पार्टिकल नेचर. They originate from cathode and move towards anode. Originate from cathode, क्योंकि ग्लो हमको कहां दिख रहा है? एनोड की साइड दिख रहा है. They originate from cathode and move towards anode. फिर दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एनोड. हम जानते हैं कि कैथोड हमेशा निगेटिव, एनोड हमेशा पॉजिटिव. सो कैथोड रेज आर negatively charged particle as they are
moving towards positive plate एनोड। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे कैथोड रेस के। फर्दर पॉइंट्स अभी और हैं। फिर दे हैव चार्ज इन मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी। Point number 5, they have charge and momentum as well as kinetic energy. Point number 6 क्या है? दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। यदि यहां पे आप कोई पैडल व्हील लगा देते हो तो इट रोटेट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैथोड रेस। तो दे शो मैकेनिकल इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल, if you place a paddle wheel it rotates. सेवेंथ पॉइंट क्या है? They possess heating effect. Point number 8, they deflect in electric and magnetic field. ठीक है, सो दे हैव सेम चार्ज एंड मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस अ पैडल व्हील इट रोटेट्स। दे पॉजेस हीटिंग इफेक्ट एंड दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कैथोड रेस के लिए, वो क्या है? दे हैव same charge to mass ratio irrespective of the nature of the gas present between the electrodes. They have same E by M ratio irrespective of the nature of gas present between the electrodes. ठीक है, तो कैथोड रेस को जैसे बोला गया कि भाई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो कैथोड रेस को इन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हम जानते हैं कि दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
-1 E0, चार्ज -1 है, मास। तो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज they have charge in multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is the fundamental unit. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। So these were all points regarding the cathode rays. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है? मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, तो उससे हमने जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा, ठीक है। तो उसके हमको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इज मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूज्ड टू कैलकुलेट E by m फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है। E by m की जो इसने रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करी, तो वो वैल्यू क्या थी? E by m इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसकी? ग्राम को आप केजी में कर दो तो ये वैल्यू आपको केजी में मिल जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का लिए यूज हुआ, इट इज यूज टू कैलकुलेट द E by m फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो E by m की वैल्यू आ गई है ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो का, ठीक है। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, जो हमने कैथोड रेज में देखा था कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट थिंग हमको क्या कैलकुलेट करना है? द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अवर क्वेश्चन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और E by m की वैल्यू हमने देखी है, ऊपर लिखी है, कितना है? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना।
और अपना क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, यदि यहां मैं ऊपर E लिख दूं अपॉन में E/m लिख दूं, ठीक है, तो ये E कैंसिल हो जाएगा और m ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे निकालना भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज बाय मास की रेशियो है, ठीक है, केजी में लेना है तो ये ले लीजिए और ग्राम में लेना है तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो हमने वैल्यूज लिखी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1.76 × 10⁻11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। इसको ग्राम में करना है तो केजी को ग्राम में लिख दीजिए, तो यू विल गेट अ वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.1 × 10⁻28 ग्राम। So this is how we have calculate the mass of electron, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का यदि रेशियो निकालना है तो देखते हैं क्या आता है ना। So next heading our is the mass of electron upon mass of proton। mass of electron हमने निकाला था, वो कितना था 9.31 × 10⁻31 kg अपॉन 1.67 × 10⁻24 kg, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 1/1837, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1/1837, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। किस में किया है, केजी में भी किया और ग्राम में भी किया है। अब बात आई कि भाई कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू, तो कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू। एएमयू में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 1.66 × 10⁻24 kg, ठीक है। तो 1 AMU का मास इन टर्म्स ऑफ केजी क्या है, 1.66 10⁻24 kg, ठीक है। और हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कैलकुलेट करना है, ठीक। तो 9.31 × 10⁻31 kg इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 9.31 × 10⁻31 अपॉन 1.66 × 10⁻24 AMU। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 0.00056 AMU, या इसको आप लिख सकते हो 5.6 × 10⁻⁻4 AMU। So this is how we have calculate the mass of electron in AMU। 1 AMU कितना केजी था, ठीक है, 1 केजी में कितना AMU आया, और 9.31 × 10⁻31 केजी में कितना AMU हुआ, ठीक है। तो you got the mass of electron in AMU।
ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गामा रेज ऑफ एनर्जी 2 MeV splits into electron and positron. If energy equivalence of electron and positron is same, (0.51 MeV), then calculate kinetic energy of electron and positron. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गामा रेज ऑफ एनर्जी 2 MeV स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड positron. If energy equivalence of electron and positron is same as 0.51 MeV, तो calculate the kinetic energy of electron and positron. ठीक है, तो अब इधर क्या है कि गामा रेज है हमारे पास, ये स्प्लिट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो -1 E0 ये हमारा इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है और ये पॉजिट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी गामा रेज के पास कितनी थी, 2 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने कितनी ले ली, 0.51 और 0.51, तो बची कितनी, बची हुई निकालते हैं, है ना। तो कितना आएगा, 2 माइनस 0.51 प्लस 0.51 इज इक्वल्स टू 0.98, है ना। तो ये जो एनर्जी ये एक्सेस में है ना, इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, और ये जो एनर्जी आई ये आपकी एक्सेस में एनर्जी है। ठीक है, अब इनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया नहीं है, मतलब ये जो एनर्जी इतनी आई है 0.98 MeV, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों के बीच, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू 0.98 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.49 MeV। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 0.49 MeV है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और सेम ही MeV काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, which of the following is correct
फॉर कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला क्या है? दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल। सेकेंड क्या है? दे कैन आयनाइज द गैसेस। थर्ड क्या है? इन मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो दीज वेर द 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीपल चॉइस। तो पहला ऑप्शन क्या था? कैथोड रेज की बात हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। दे कैन पास थ्रू द थिन मेटल फॉइल। नेक्स्ट इज दे कैन आयनाइज द गैस। ऑप्शन सी इज इन मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉलो पैराबोलिक पाथ। कैथोड रेज की यदि प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें तो ये सभी की सभी करेक्ट है। ठीक है, दीज ऑल आर करेक्ट। हमने अभी क्या देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो कितना आया था हमारा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब यदि मैं बोलूं कि भाई आपको मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Na इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इन kg यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन का कितना था? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना? उसमें एवोगैड्रो नंबर का यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इन kg आपको मिल जाएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 से आपने मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻⁻7 kg। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन kg। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमें किसका चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए।
तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी कितनी, 96500 कूलम। It is equals to 1 फराडे चार्ज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो दिस इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया तो भाई एक क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फराडे of electricity will be passed if 2 gram of beryllium is completely ionized, है ना। कितनी फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी यदि 2 ग्राम बेरिलियम को आपको कंप्लीटली आयनाइज करना है। ठीक है, तो बेरिलियम है आपका 4B8 होता है, तो आप क्या लिखा आपने, कंप्लीटली आयनाइज करना है तो B4++ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है आपको कि 1 मोल बेरिलियम के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि फॉर 1 मोल बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन नीडेड और बेरिलियम आपके पास कितने मोल है, 2 ग्राम बेरिलियम दिया है और मास कितना है 8 ग्राम, तो मोल्स कितने आए 2/8, 1/4 मोल आए बेरिलियम के। तो फॉर 1/4 मोल बेरिलियम फोर इंटू 1/4 that is 1 mole electron needed और इसके पहले ही हमने देखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम या 1 फराडे, और हमें आंसर किसमें चाहिए, फराडे में। 1 फराडे इज योर आंसर। So this is how this particular question has been done. अभी हमने क्या है कैथोड रेज की बात करी थी, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की। अब बात उसके बाद आई कि भाई कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी तो होंगे, वो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना। तो उनके लिए भी स्टडीज चालू हुई। ठीक है, तो अब जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात आई कि भाई कैथोड रेज हैं तो भाई कुछ एनोड रेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी भी फर्दर स्टडीज चालू हुई और जो मेन स्टडी करी वो किसने करी, गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉलो किया और उसने बीच में जो है परफोरेटेड कैथोड यूज करी। ठीक है, और इस बार जो
कोटिंग करी गई वो कैथोड की साइड पे करी गई। ठीक, अब क्या हुआ, जब वही उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसको ग्लो कैथोड की साइड दिखने लगा। कैथोड की साइड ग्लो दिखने लगा तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाया कि भाई दे आर सम रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड साइड एंड दे आर बम्बार्डिंग इन द कैथोड साइड, है ना। तो उस रेज को उसने नाम दे दिया एनोड रेज। ठीक है, तो सेम उसका फिगर बनाते हैं जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉलो किया था। ठीक है, यहां पे हमारी दो इलेक्ट्रोड्स लगी हैं, दे आर कनेक्टिंग टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। And this discharge tube is connected to a side tube for maintaining the pressure of the gas। यहां पे उसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज करी। परफोरेटेड कैथोड मतलब जिसमें छेद। ठीक है, here it was their zinc sulfide coating। And this is your cathode, this side is anode। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, परफोरेटेड कैथोड। एंड बिटवीन द इलेक्ट्रोड हियर द गैस आर प्रेजेंट। ये हो गई आपकी गैस अंडर स्टडी। ठीक है, तो इस साइड पे भी रेज थी जो एनोड की साइड जा रही थी, है ना, और इस साइड भी रेज थी जो कैथोड की साइड जा रही थी। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट उसने जब परफॉर्म किया बाय यूजिंग द परफोरेटेड कैथोड, तो उसने देखा कि इस बार जिंक सल्फाइड की कोटिंग उसने कैथोड साइड करी। ठीक है, अब कैथोड रेज तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि भाई कैथोड रेज किधर जाती है, दे मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो भाई ये जिंक साइड में जब कैथोड की साइड में जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी तो भाई यहाँ पे उसको ग्लो दिखने लगा। तो उसको कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ा कि भाई कि यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मीन्स सम रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड विच आर फॉलोइंग टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो उसने उस रेज को नाम दे दिया कि ये रेज जो है एनोड रेज। और ये रेज कहां से आ रही थी, परफोरेटेड कैथोड से निकलते हुए इधर गिर रही थी, तो इधर ग्लो शो कर रहा था कैथोड की साइड में। तो इसको उसने नाम दे दिया कि ये एनोड रेज है या कैनल रेज भी इनको कहते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर ऑफ एनोड रेज, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। Straight line and cast a shadow of object placed in their path। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, दे रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। They travel with high velocity। They travel with high velocity, but the velocity
is less than cathode rays. Also, the deflection in electric field is less than कैथोड रे। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि एनोड रेज आर हैवियर देन कैथोड रे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। सेकंड पॉइंट क्या था, दे रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या था, दे ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी बट द वेलोसिटी इज लेस देन द कैथोड रे। ऑल्सो द डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द कैथोड रे। इससे ये कंक्लूजन निकाला कि भाई एनोड रेज आर हैवियर देन द कैथोड रेज। ठीक है, फर्दर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, दे शो हीटिंग इफेक्ट। फिफ्थ क्या था, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। For example, if you place a wheel between the electrodes, it rotates. लास्ट पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक कैथोड रेज दे हैव डिफरेंट E by M रेशियो डिपेंड ऑन द गैसेस प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रे में क्या था कि गैस के नेचर पे E by M रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा था। चार्ज टू मास रेशियो वाज ऑलवेज सेम इन केस ऑफ कैथोड रेज, लेकिन एनोड रेज में चार्ज टू मास रेशियो विल डिफर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। So this is our last point. Unlike cathode rays, E by M ratio would differ in case of anode rays. It depends on nature of gas
present between the electrons. मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए जो है E/m का रेशो वो डिफरेंट होगा. हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो उसका E/m रेशो डिफरेंट होगा. हीलियम गैस है तो उसका E/m रेशो डिफरेंट होगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन ने क्या किया कि एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और H2 आयन चार्ज बना दिया. ठीक. अब E/m का रेशो निकालना है आपको. तो E/m की वैल्यू आपने क्या लिखी. चार्ज आपको कितना दिख रहा है +1 का. 1 का चार्ज हो गया और मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1 है ना. तो ये रेशो हो गया. दूसरा एग्जांपल यदि आप हीलियम लेते हो तो हीलियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और He+ का चार्ज बना दिया. ठीक है. अब E/m की आपने वैल्यू निकाली तो चार्ज हीलियम पे कितना है +1 मतलब 1 का चार्ज है और मास ऑफ हीलियम कितना है 4. तो E/m रेशो क्या हो गया 1/4. तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस E/m रेशो ऑफ द एनोड रेज वुड डिफर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द फीचर्स ऑफ एनोड